नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडीशाला 2.0 के आज के ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजन और व्यंजन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लें। और आप सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, वर्णमाला हम लोग पढ़ रहे थे। वर्णमाला में स्वर हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। व्यंजन पे हम लोग चल रहे हैं। व्यंजन में हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन भी पढ़ लिया है कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जितने वर्गीय व्यंजन है और वर्ग हमने पूरा पूरा बता दिया था कि ये जो है का वर्ग है। देखिए, पहली लाइन का वर्ग, दूसरी लाइन च वर्ग। इसको अब आप लोग लाइन नहीं बोलेंगे, ट वर्ग। ठीक है दोस्तों, त वर्ग और प वर्ग। आज आप लोगों को बहुत सी नई नई चीजें मिलने वाली हैं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आज मिलेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। पूरी वर्णमाला खत्म होने के बाद आप लोगों का प्रैक्टिस कराया जाएगा। एक पूरी क्लास केवल प्रैक्टिस सेट की रहेगी। माफ कीजिएगा। उसमें जो है वर्णमाला के कम से कम इतने प्रश्न होंगे कि जितने आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और जब वो क्लास चलेगी, जिस दिन वर्णमाला खत्म होगी उसके अगले दिन आपकी वो क्लास चलेगी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, कल क्लास बंद थी, ये तो आप जानते हैं। बृहस्पतिवार और रविवार को क्लास बंद रहती है, इसलिए कल क्लास बंद थी। आज जो है फिर से उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिए, स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ लिया था। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा हमारी होती है, वो किसी न किसी भाग को, मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये कल बात हो चुकी थी पिछली क्लास में। और देखिए, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन हमको आज समझना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ इंडिकेट कर देते हैं, ये सब क्या हो गए, स्पर्श या वर्गीय। ठीक है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन हो गए। उसके बाद देखिए, अब जब भी हम बात करेंगे इसमें कि पहले वर्ण, तो पहले वर्ण की बात होगी, ये सभी वर्गों के पहले वर्ण खड़े खड़े देखेंगे हम लोग स्तंभ में। ठीक है। और जब भी हम कहेंगे कि वर्ग की बात करेंगे, तो वर्ग को आप किस तरह से देखेंगे, इस तरह से। ये आप लोग बराबर ध्यान में रखिएगा। अभी आपको बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। इसी के आधार पर हम लोग आगे पूरी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं अंतस्थ में। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों का जो स्थान है वो म के बाद शुरू होता है। य, र, ल, व, इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए, अंतस्थ इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि अंतः का अर्थ क्या होता है, अंतः का अर्थ होता है भीतर। क्या अर्थ होता है, भीतर, मतलब अंदर। और भीतर कहां, मुख के भीतर। अर्थात इनका जो उच्चारण होता है वो मुख के भीतर ही रह जाता है, बीच में रह जाता है, मध्य में रह जाता है। और एक इसका वो एक परिभाषा इसकी और भी हो सकती है कि इनका जो उच्चारण होता है स्वर और व्यंजन के मध्य में होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। और इनका उच्चारण मुख के बीच में ही रह जाता है, भीतर ही रह जाता है, जैसे य, व। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4। तो आप जो है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अंतस्थ कौन से होंगे। जब भी मैं अंतस्थ की बात करूंगा तो य, र, ल और व की बात करूंगा, तो ध्यान रखिएगा अंतस्थ में आपके हो गए य, र, ल और व। यहां पर वर्णमाला पहले से लिखी है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं य, र, ल और व अंतस्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऊष्म की। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, ऊष्म से क्या अर्थ निकलता है, ऊष्मा। ऊष्म से क्या अर्थ निकलता है, ऊष्मा या गर्माहट। ठीक है दोस्तों, मतलब जब आपको ठंड लगती है तो आप हाथ ऐसे से रगड़ते हैं तो गर्माहट पैदा होती है ना। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं संघर्ष होगा, घर्षण होगा, और उन्हीं घर्षण की वजह से इसे संघर्षी भी कहा जाता है। अब देखिए, वो घर्षण कहां होगा, जब आप इन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे
तो उसमें जो है जिह्वा और तालु के बीच में जो प्राणवायु आती है, उच्चारण करके आप देखेंगे तो अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा, वही प्राण वायु जो होती है घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, इसीलिए उसे संघर्षी कहा जाता है। और घर्षण की वजह से ऊष्मा मतलब गर्माहट महसूस होती है, इसीलिए उसे ऊष्म भी कहा जाता है। और ये व्यंजन होते हैं कौन से? श, स, और हा, संघर्षी या ऊष्म। ठीक है दोस्तों, अब आपके समझ में आ गया होगा। जब भी हम ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करेंगे, जैसे श, कहिए श, तो देखिए जिह्वा ताल को छूती तो नहीं है, बीच में हवा रहती है, वो घर्षण करते हुए बाहर आती है, उसी घर्षण की वजह से क्या कहा गया? संघर्षी कहा गया। और जो है घर्षण की वजह से गर्माहट महसूस हुई, ऊष्मा महसूस हुई, इसीलिए इसे क्या कहा गया? ऊष्म व्यंजन भी कहा गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान से आगे बढ़ेंगे। अब एक बार और से दोहरान कर दें कि य, र, ल जो और वह है ये अंतस्थ होता है, और श, स जो है और ह जो है वो संघर्षी या ऊष्म होता है। क्यों होता है अभी हमने चर्चा की। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें एक और स्पेशल केस बता दें, अभी आगे आपको जस्ट बताने वाले हैं थोड़ी देर में, कि जो य है और वह है, य और वह को अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर। इनका उच्चारण बिल्कुल स्वर की वजह से, स्वर की तरीके से होता है, इसीलिए जो है इन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं। इनको स्वर में तो रखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बिना किसी की सहायता के बोले नहीं जा सकते, उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन में रखा गया। और ये इनका उच्चारण उसी की तरीके से होता है, जैसे य कहिए, देखिए एकदम स्वर की तरह से उच्चारण होता है, जो हवा होती है वो स्वतंत्र बाहर निकलती है। और हमने वहां भी पढ़ा था स्वर में भी कि जो वायु होती है वो कहीं बाधित नहीं होती है, इसमें भी वही प्रक्रिया होती है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है, इसलिए इन्हें व्यंजन में रखा गया है और अर्ध स्वर में रखा गया, अर्ध स्वर इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, र और ला का स्पेशल केस अभी हम आगे चर्चा करेंगे। र जो होता है वो लुंठित होता है, और ला जो होता है वो पार्श्विक होता है। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि लुंठित क्यों होता है और पार्श्विक क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, ये वर्णमाला की जरूरत हम लोगों को बार बार पड़ेगी, इसीलिए व्यंजनों की, इसीलिए हमने उसको मिटाया नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर। अब बात आती है कि घोषत्व क्या है। घोषत्व के आधार पर देखिए घोष का मतलब होता है, कोई चीज उद्घोषणा होती है तो क्या होता है? तेजी से बोली जाती है तो कंपन महसूस होता है, इसी को कहते हैं कंपन के आधार पर। अब कंपन होगा तो कहां? स्वर तंत्रियों में। स्वर तंत्रियां क्या होती हैं? जब आप उच्चारण करते हैं तो जहां से आवाज आती है, आपका स्वर की बात हम नहीं कर रहे हैं, स्वर मतलब ध्वनि की बात कर रहे हैं, आपके जो मुख से निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम कह सकते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। ठीक है, तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसके आधार पर यह वर्गीकरण है। इसको कहते हैं, पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। ठीक है दोस्तों, सॉरी माफ कीजिएगा, घोष, सघोष और अघोष। अब देखिए हमने बताया कि जहां भी आ जाए उसका मतलब होता है नहीं, और घोष का मतलब हो गया कंपन। नहीं कंपन मतलब जब उच्चारण करते समय कंपन ना हो, जिन वर्णों के उच्चारण में, उनको हम अघोष में रखेंगे, और स मतलब सहित और घोष मतलब कंपन। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होगा उनको हम सघोष कहेंगे। देखिए दोस्तों, हमने बार बार कहा है कि इसमें वर्णों नहीं, शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं, उसी से आपका व्याकरण जो है एकदम स्पष्ट हो जाता है। तो शब्दों का जो अर्थ होता है उस पर विशेष ध्यान दिया करें दोस्तों। अब बात आती है
कि इसमें किन किन वर्णों को रखा जाता है, किन किन व्यंजनों को रखा जाता है, तो हम बात करेंगे कि इसमें जो है अघोष में सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण, सभी वर्गों के, हमने कहा सभी वर्गों मतलब पांचों वर्गों के दूसरे, पहले और दूसरे वर्ण, कौन कौन से, पहले और दूसरे वर्ण। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से आगे, पहले और दूसरे वर्ण। उसके बाद इसमें आता है तीनों स आते हैं। क्या आते हैं, तीनों स आते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा गया था कि सा को कौन कौन सा सा किस किस रूप में जाना जाता है। जैसे ये जो है जिसको आप बड़ा सा कहते हैं, इसको हम लोग तालव्य सा बोलते हैं, और जिसको आप लोग खष्टी सा कहते हैं वो मूर्धन्य सा होता है। मूर्धन्य मतलब मूर्धा मतलब मसूड़ा हमने बता दिया है, और सा जो होता है वो दंतीय सा होता है या दंत सा होता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, बीच बीच में हम बताते रहेंगे ताकि आपको याद हो जाए। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपने देख लिया पहले और दूसरे वर्ण, और ऊष्म वाले में केवल तीनों स, ऊष्म वाले में कौन, तीनों स। ठीक है दोस्तों, ये हो गए अघोष। कितने हो गए, अघोष। अब गिन लीजिए कितने, 5 ये और 5 ये, कितने हो गए 10, और ये कितने 3, टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई 13। तो अगर अघोष वर्णों की संख्या पूछी जाए तो कितना लिखेंगे, 13। इसको आप लोग नोट कर चुके हो तो इसको हम मिटा दें ताकि जगह बन जाए। देखिए इनकी संख्या कितनी हो गई 13, इसको नोट करते रहे। अब देखिए हम इसको जो है देखेंगे, सघोष के बारे में देखते हैं कि अब इसके अलावा जो भी बचा है सब किसमें जाएगा, सघोष। पहली लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गई, तीसरी चौथी और पांचवी लाइन, 3 4 और 5। उसके बाद क्या बचा, 3 सा निकल गया, मतलब पूरा अंतस्थ बचा है, पूरा अंतस्थ बचा है, और क्या बचा है, ह बचा है, केवल ह। ठीक है दोस्तों, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए अभी जो है यहां पर स्वरों की भी चर्चा हम कर देते हैं कि इसमें स्वर को कहां पर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए स्वर को सघोष में रखा जाएगा कि अघोष में रखा जाएगा। तो स्वर का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जैसे अ बोलेंगे तो कंपन हुआ, आ ई उ री, देखिए कितना कंपन होता है। तो इन्हें किसमें रखा जाता है, सघोष में, मतलब जो स्वर होंगे सारे के सारे स्वर क्या होंगे, सघोष होंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि क्या होंगे, सघोष। ऐसा नहीं है कि अघोष में बिल्कुल भी कंपन नहीं होता है, कंपन होता है लेकिन अपेक्षाकृत बहुत कम होता है सघोष की तुलना में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब इनकी गणना आप कर लें, कितना हुआ। देखिए तीसरा पूरी लाइन, चौथी और पांचवी, 3 स्तंभ हो गए, 5 5 10 5 15 ये हो गए। ठीक है 15, और अंतस्थ आपके कितने होते हैं, 1 2 3 और 4 अंतस्थ हो गए, और एक हो गया हा, और कितने स्वर हैं 11। अब आप जोड़ के देखिए कितने हो गए, 15 4 19, 1 20 10 30 31, इनकी संख्या कितनी हो गई 31। अब देखिए सघोष की संख्या आपकी हो गई 13, और अघोष की संख्या कितनी हो गई 31। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत, ये संख्या भी पूछा जाता है तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। और कैसे याद रखना है, मेरा जो तरीका है वो मैं आपको बता सकता हूं, जिसको आप एक ट्रिक कह सकते हैं। वैसे ट्रिक तो मैं पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन आप चाहे तो एक ट्रिक के रूप में याद करने का मैं तरीका आपको बता दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, यहां देखिए, ये एक ट्रिक के रूप में लीजिएगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि सर तो ट्रिक पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, ये उसमें हम नीचे लिख दे रहे हैं। देखिए ट्रिक के रूप में अगर आप याद करना चाहें तो इसको कैसे याद करेंगे वो देखिए। जैसे इसमें लिखा है अघोष और यहां लिखा है सघोष। ठीक है दोस्तों, जिसमें अ लिखा है, पहले आप इसको नोट कर ले फिर हम बताएं आपको। यहां देखिए जिसमें अ लिखा है, ठीक है, उसमें आ वाले नहीं होंगे, और जिसमें सा लिखा है उसमें सा नहीं होगा। अब आ वाले और सा वाले का क्या मतलब है, पहले अभी हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, इन तीनों पे, अभी केवल इस पे चर्चा कर रहे हैं, इस पे और इस पे।
अब देखिए आ वाले का मतलब होता है कि आ से हमने अर्थ लगाया अंतस्थ का, ठीक है, मतलब आघोष में आ है तो इसमें अंतस्थ नहीं होगा, इसमें क्या होगा, अंतस्थ नहीं होगा, ठीक है। अब यहां सा है तो इसमें सा नहीं होगा, सा वाला पूरा नहीं, केवल सा नहीं होगा, सा का मतलब तीनों सा नहीं होंगे, तो इसमें सा नहीं होगा। सा का मतलब तीनों सा से लगाएंगे, स, स और सा, तो ये तो आप पहले कंफर्म कर लीजिए। अब देखिए आ का अर्थ हम स्वर से भी लगा सकते हैं, या उसका एक और तरीका है कि अंतस्थ में अभी हमने बताया कि य और व जो है वो अर्ध स्वर होते हैं, इसका मतलब जहां अर्ध स्वर जाएगा वहीं स्वर भी जाएगा, मतलब जहां अंतस्थ रहेगा वहीं स्वर भी रहेगा। तो जहां जहां पूरा अंतस्थ हम लिखेंगे वहां आप समझ जाइएगा कि स्वर का भी यही जो है तरीका होता है, उसी ग्रुप में रखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अब यहां मतलब आ गया तो अंतस्थ नहीं होगा, यहां सा आ गया तो सा तीनों नहीं होंगे, तो यहाँ का अंतस्थ जो है इसको आप सगोश में डाल दीजिए और यहां से जो सा है वो उठाकर अघोष में डाल दीजिए, तो क्या हो गया, देखिए तीनों सा हमने यहां पर लिख दिया था अघोष में, और सघोष में हमने क्या किया, अंतस्थ डाल दिया, और जो सा के बाद हा बचा था वो भी हमने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब तीन सा तो यहाँ जो है चले आए, तो बचा क्या उसमें, केवल हा बचा, ठीक है, तो ये हो गया। और जो है अब देखिए ये आपको पहला और दूसरा ये पंक्ति आप याद रख लीजिएगा और उच्चारण करके भी देख सकते हैं, जैसे का उच्चारण करिए, क ख, कंपन नहीं हुआ, बहुत कम हुआ, लेकिन ख, ख नहीं, ख में भी कम, ग, घ, ng, देखिए पूरा कंपन हुआ, ठीक है। ऐसे ही च छ कहेंगे तो नहीं होगा, लेकिन ज, झ, ञ पूरा कंपन हो रहा है, तो मतलब ये तो आप अपना जो है उच्चारण करके ही पता कर सकते हैं। तो आ घोष में पहले दूसरे हो गए, आ है तो अंतस्थ नहीं होगा, अंतस्थ जहां जाएगा वहां स्वर भी जाएंगे, अंतस्थ यहाँ नहीं है तो यहाँ आया तो इसके साथ में पूरा स्वर भी आया, और यहाँ सा है तो इसमें सा नहीं होगा तीनों, तो सा कहाँ आया, अघोष में आया, और ये तीनों सा यहाँ चला आया तो केवल हा बचा, तो हा कहाँ बचा, सरघोष में, ठीक है दोस्तों। ये था एक छोटा सा तरीका जिसके तरीके आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला प्रकार पढ़ेंगे, अगला आधार पढ़ेंगे। इतना आपके समझ में आ गया हो तो एक बार जाकर थंब इंप्रेशन जरूर दीजिए। चलिए, जो लोग हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको चैनल पर आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें और आप जो है हमसे जुड़े रहें। और बराबर जो है जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए हम लोग अपने अध्ययन पर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो आधार है, हमने घोषत्व के आधार पर पढ़ लिया, अब प्राणत्व के आधार पर हम पढ़ेंगे। बात आई प्राणत्व क्या होता है, तो हमने बताया कि प्राण जो है उसका अर्थ, प्राण आपका कैसे होता है, हवा ना मिले तो प्राण रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वायु ही प्राणदायी है। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं, ठीक है, प्राणवायु उसी को कहते हैं। तो प्राणत्व का अर्थ हम वायु से लगाएंगे, मतलब मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर, मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर, किसके आधार पर, वायु के आधार पर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। पहला भाग है अल्प प्राण और दूसरा भाग है महाप्राण। अब अल्प प्राण और महाप्राण की बात आएगी, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण। अल्प प्राण से आपको पता चल जा रहा है अल्प और प्राण, अल्प का मतलब होता है थोड़ा और प्राण का मतलब होता है वायु। और ऐसे ही महाप्राण, महा का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज छोटी होती है उसको बहुत बड़ा कर दिया जाए तो महा, जैसे कहा जाता है महामूर्ख, एक तो मूर्ख और एक महामूर्ख, महामूर्ख का मतलब बहुत ज्यादा मूर्ख, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये हो गया, महा का मतलब ज्यादा और प्राण का मतलब वायु, अर्थात जिनके उच्चारण में मुख विवर से, मुख से कम वायु निकलेगी वो किसमें आएंगे, अल्प प्राण में, और जिसमें ज्यादा वायु आएगी वो किसमें आएंगे, महाप्राण में, ठीक है दोस्तों। ज्यादा हमने लिखा है।
चलिए अब हमको देखना है कि इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, कौन कौन से अक्षर आते हैं। देखिए इसमें जो आता है वो सभी वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण, सभी वर्गों के, मैंने कहा सभी वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण। ठीक है, पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण आते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन कौन से आते हैं? पहले वर्ण आते हैं, तीसरे वर्ण आते हैं और पांचवें वर्ण आते हैं। उसके बाद इसमें आता है अंतस्थ आता है पूरा, और इसमें स्वर को भी जोड़ लिया जाता है। किसको जोड़ लिया जाता है? स्वर को भी जोड़ लिया जाता है। अभी इसका भी एक आपको आसान सा तरीका बताएंगे, जिसके तरीके आप याद कर सकते हैं, ट्रिक मान सकते हैं, लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि मैं ट्रिक नहीं पढ़ाता हूं, याद करने का एक छोटा सा तरीका बताने की कोशिश कर सकता हूं। तो देखिए आपने देखा कि सभी वर्गों के पहले वर्ण इसमें आते हैं। ठीक है दोस्तों, और कौन सा आता है? तीसरे और पांचवें वर्ण आते हैं। तो इनकी संख्या जरा आप लोग काउंट करें। संख्या जरा आप लोग काउंट करें। देखिए 5 जो है, 5 यहां, 5 यहां, 5 यहां, कितने हो गए? 15। अंतस्थ के कितने? 4। और स्वर कितने हो गए? 11। कितने हो गए टोटल? टोटल इनकी संख्या जो हो गई 30। तो जहां भी प्रश्न आए अल्प प्राण की संख्या कितनी है, तो आप कितना लगाएंगे? 30। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। हम यहां पर वर्ण बोल रहे हैं, ना कि व्यंजन। वर्ण का मतलब होता है स्वर और व्यंजन दोनों को उसी में मिला लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, अंतस्थ कौन से हैं? ये 4 हो गए। उसके बाद स्वर 11 जो पहले पढ़ा चुके हैं, पहले और तीसरे, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है दोस्तों, पहला तीसरा और पांचवा, और पूरा का पूरा अंतस्थ, कुल मिला जुला कर कितने हो गए? 30। अब हम आते हैं महाप्राण की ओर। जो इसमें बचा वो कहां ले गया? महाप्राण की तरफ गया। तो बचा कौन सा? दूसरा और चौथा। तो दूसरे और चौथे, और नीचे कौन बचा? पूरा का पूरा ऊष्म, मतलब पूरा का पूरा ऊष्म। ऊष्म का मतलब कौन? तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, सॉरी ये तो सालिब है, दंत सा और हा, 4 ये हो गए। तो अब इनको जोड़िए आप। ठीक है, इनको आप जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 4 14। इनकी संख्या कितनी हो गई? 14। महाप्राण की संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई दोस्तों। ठीक है, देखिए ये वाला और ये वाला आप इनका उच्चारण करके देखिए। क, ख, क का उच्चारण करेंगे तो कम हवा, लेकिन ख का उच्चारण करेंगे तो तेजी से हवा निकलती है, ख। ठीक है दोस्तों, ख आई कि नहीं? और आई। चलिए इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इसका एक छोटा सा तरीका हम बता दें आपको कि कैसे याद रखना है। सघोष अघोष को आप अब किनारे कर दीजिए, उसका तरीका अलग। यहां पर दूसरा तरीका देखिए, वहां पर जब आ आया था तो हमने कहा था कि अंतस्थ नहीं रहेगा, और जहां अंतस्थ जाएगा वहीं स्वर भी जाएगा। अब देखिए यहां भी आया ना, जहां अंतस्थ आया वहीं क्या आया? स्वर भी आया। आया कि नहीं आया? तो ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए, यहां पर लिखा है अल्प। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है? अल्प। अल्प में कितने अक्षर हैं? 1 2 और 3। ठीक है, इसका मतलब 3 लाइनें इसमें रहेंगी। 3 लाइनें रहेंगी तो कौन कौन सी? एकांतर क्रम में पहली लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी लाइन। पहले तो आपको ये पता चल गया कि अल्प में 3 लाइनें, और महा में 2 वर्ण हैं, 2 अक्षर हैं, तो उसमें मतलब 2 लाइनें रहेंगी। और 2 लाइनें मतलब सम वाली लाइनें यहां रख सकते हैं आप, दूसरी और चौथी लाइन। ये सम है, ये भी सम संख्या है। ये 3 विषम है तो विषम लाइनें रखनी है आपको। विषम लाइनों का मतलब पहला, तीसरा और पांचवी लाइन। ये 3 लाइन आपको अल्प में समझ में आई। देखिए 3 अक्षर, तीनों विषम होते हैं। अब आप सगोस अगोस में मत जाइएगा। 3 अक्षर, तीनों विषम होते हैं, और विषम संख्या 1 3 5, तो पहली, तीसरी और पांचवी लाइन। अब देखिए यहां जो है आ आया है, लेकिन ये उपसर्ग नहीं है, इसका अर्थ नहीं नहीं हो सकता। तो आ अगर आया है तो इसको हम कहां लेके जाएंगे? आ का अर्थ अंतस्थ से लगाएंगे तो अंतस्थ इसमें आ जाएगा। बाकी के जो स्वर है, जहां अंतस्थ जाएगा वहां स्वर भी जाएगा। या आ का अर्थ आप लगा सकते हैं कि स्वर,
स्वर जब शुरू होते हैं तो आ से शुरू होते हैं, मतलब स्वर से भी लगा सकते हैं। तो आप आ से अंतस्थ समझिए, अंतस्थ जहां जाएगा वहां स्वर भी जाएगा। उसी हिसाब से अल्प में कौन कौन सा हो गया, पहला, तीसरा और पांचवा, और उसके बाद आपका कौन सा आ गया, आ से हो गया अंतस्थ, जहां अंतस्थ गया वहां स्वर भी गया। और महाप्राण में जो बचा वो महाप्राण में दूसरी और चौथी लाइन, दो अक्षर है, सम है, ठीक है दोस्तों। तो सम लाइन आपको लेनी है, मतलब दूसरी और चौथी लाइन लेनी है, ये हो गया। और जो है ऊष्म बचा है तो आप लाके यहाँ ऊष्म भी रख दें, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया, एक छोटा सा ट्रिक के तौर पर आप इसको याद कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। समय कितना बचा दोस्तों देख लेते हैं एक बार। अभी थोड़ा समय है हम लोगों के पास पढ़ने का, तो हम लोग थोड़ी सी इसमें एक प्रकार और बढ़ा देते हैं ताकि कल की क्लास में उच्चारण स्थान शुरू हो सके, क्योंकि सभी लोगों की यही डिमांड रहती है कि प्रश्न तो वहीं से बनते हैं। लेकिन दोस्तों हमने जो अभी अभी आपको पढ़ाया है, सघोष, अघोष और अल्पप्राण, महाप्राण, यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से स्वर क्या है, तो स्वर लिख दिया जाएगा। अब बताइए स्वर सघोष अघोष में से क्या है, स्वर जो है सघोष होता है, ठीक है दोस्तों। और अल्प प्राण महाप्राण में से क्या होता है, अल्प प्राण होता है, ठीक है। अल्प प्राण महाप्राण में से क्या होता है, अल्प प्राण होता है, तो याद रखिएगा। अब देखिए इसको याद रखने का हमने तरीका क्या बताया था, सघोष में सा है तो इसमें सा नहीं रहेगा, तो वो सा कहां चला जाएगा, अघोष वाले में। और अघोष से आ कहां चला जाएगा, सघोष वाले में। तो आ का मतलब क्या हो गया, अंतस्थ और स्वर, ठीक है दोस्तों। अंतस्थ और स्वर, जहां भी अंतस्थ हम ले जाएंगे वहां स्वर जरूर जाएगा। तो स्वर किसमें आ गया, सघोष में। आ का अर्थ हमने बताया था ये अल्प है, ना कि उपसर्ग है। उपसर्ग होता तो नहीं होता, यहाँ उपसर्ग था तो इसका मतलब नहीं, मतलब आ वाले यहाँ नहीं रहेंगे। ये अल्प है, देखिए अल्प में 3 वर्ड, तो पहली लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी लाइन, ठीक है दोस्तों। आ है तो अंतस्थ पूरा इसमें, और अंतस्थ है तो स्वर इसमें। याद रखने का आसान सा एक तरीका, ठीक है। तो अगर कहीं भी प्रश्न आता है स्वर क्या है, तो आप याद रखिएगा स्वर सघोष भी होता है, अल्प प्राण भी होता है, तो उसी हिसाब से आप उत्तर दीजिएगा वहां पर, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये सब प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल एकदम मन लगाकर पढ़िए ताकि गलत नहीं होने पाए। अगला जो आधार है हम लोगों का, अब उसमें थोड़ा सा आपको अंतर समझना पड़ेगा। देखिए एक होता है प्रयत्न स्थान और एक होता है प्रयत्न विधि। प्रयत्न प्रयत्न स्थान और एक होता है प्रयत्न विधि। और प्रयत्न का मतलब होता है जब कोई चीज बोलने में हम कुछ प्रयास लगाते हैं, वही प्रयत्न होता है, ठीक है। प्रयत्न का मतलब उच्चारण से यहां पर लगाया जाना है, कि उच्चारण स्थान और उच्चारण विधि। उच्चारण स्थान ही आप लोग ज्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि प्रयत्न के आधार पर, तो फिर आप प्रयत्न जानिएगा कि उच्चारण का ही नाम है प्रयत्न, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम उच्चारण विधि क्या है और उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान तो आप लोग पढ़ेंगे ही, जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ठीक है दोस्तों। ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। आज की क्लास में हम प्रयत्न विधि के आधार पर पूरा पढ़ा दे रहे हैं, ताकि अगली क्लास में हम लोग उच्चारण स्थान शुरू कर सकें, ठीक है दोस्तों। प्रयत्न विधि का मतलब होता है कि किस तरीके से उच्चारण किया जा रहा है, उसकी बात हो रही है। जैसे हमने बताया कि ये स्पर्शी है, तो इनका तरीका क्या है कि कहीं ना कहीं स्पर्श होता है, लेकिन ये डिफाइन नहीं है कि स्पर्श कहां पर होता है, किस स्थान पर होता है, उसको हम कहां डिफाइन करेंगे, प्रयत्न या उच्चारण स्थान वाले भाग में डिसाइड करेंगे। यहां पर केवल ये बताना है कि ये स्पर्शी है, ये रा लुंठित है, ला पार्श्विक है, या वह संघर्षहीन है, या अर्धस्वर है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारी चर्चा है प्रयत्न विधि के आधार पर या उच्चारण विधि के आधार पर, ना कि उच्चारण स्थान के आधार पर। तो ठीक है दोस्तों, इसके आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 8 भागों में। यही हम जल्दी जल्दी बता देंगे, आपको याद भी हो जाएगा। पहला जो भाग है वो है स्पर्शी, दूसरा है संघर्षी, ठीक है दोस्तों, तीसरा है स्पर्श संघर्षी। इन्हीं दोनों को मिला दिया गया है। क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। देखिए हमने
स्पर्श के बारे में क्या बताया था कि स्पर्शी वे होते हैं जो, देखिए स्पर्शी वे होते हैं जिनके उच्चारण में कहीं ना कहीं स्पर्श होता है। संघर्षी मतलब गर्म करते हैं, घर्षण करते हैं। स्पर्श संघर्षी ऐसे होते हैं जो दोनों काम करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नासिक के। देखिए दोस्तों, यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं और ये आपको उसी में बीच बीच में मिलता रहता है, आप समझ नहीं पाते, इसीलिए इसको अलग से बताया जा रहा है। ये सब एनसीईआरटी और अन्य किताबों में जो स्पेशल किताबें वहीं पर मिलेंगी आपको। बाकी किताबों जैसे लूसेंट वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें बीच में ही डाल दिया जाता है, आप समझ नहीं पाते हैं कि इसको किसके अंतर्गत हम पढ़ें। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसको आप लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद होता है संघर्षहीन। क्या होता है? संघर्षहीन व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। ठीक है, 5 हो गए। छठवां है प्रकंपित। प्रकंपित व्यंजन। 7वां है लुंठित। नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, लुंठित नहीं, इसको पार्श्विक बोलते हैं। पार्श्विक लुंठित प्रकंपित वाले को बोलते हैं, इसको ये है पार्श्विक। और 8वां जो आपका प्रकार है उसे कहते हैं ताड़न जात। ताड़न जात या उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त के बारे में आप जानते हैं, ताड़न जात नहीं जानते हैं, तो ताड़न जात को ही उत्क्षिप्त कहा जाता है। यही होता है द्विगुण भी। और ये ताड़न जात तो नहीं परीक्षा में पूछा जाता है नाम लेकर, उत्क्षिप्त और द्विगुण तो बहुतों बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक एक करके हम समझते हैं कि क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे कंफ्यूजन आपके यहाँ दूर होने वाले हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको गलत समझ में आती हैं, लेकिन यहाँ सब दूर होने वाली हैं। देखिए स्पर्शी, स्पर्श का अर्थ क्या होता है? जब उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करे। ठीक है दोस्तों, तो स्पर्श करने का अर्थ यहां देखिए किसी ना किसी भाग को स्पर्श करेगा, तो इसमें केवल स्पर्श वाली बात हम करेंगे। केवल स्पर्श, स्पर्श जहां पर महत्वपूर्ण मायने रखता है। इसमें केवल 4 वर्गों को आपको लेना है। कितने वर्गों को लेना है? 4 वर्गों को लेना है। का वर्ग, चा वर्ग को छोड़ दीजिए। देखिए चा वर्ग को छोड़ के टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन चारों वर्गों के शुरू के 4 वर्ण कौन कौन से? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण। ठीक है, इस वर्ग का 4 वर्ण, इसका 4, इसका 4 और इसका 4, इन चारों का 4 मिला के कितना हो जाएगा? 16। ठीक है दोस्तों, तो स्पर्शी की संख्या कितनी हो गई? 16। अगर स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 16। 1 2 3 और 4 इसके, 4 मैंने कहा 4 वर्ग छोड़ के, तो 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके, तो 4 4 8 4 12 4 16। ठीक है, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 16। ठीक है, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के 4 4 वर्ण। अभी हम बताते हैं कि बाकी का कौन सा है। संघर्षी, देखिए संघर्षी में आपने अभी अभी हमने संघर्षी आपको पढ़ाया था कि संघर्षी में कौन कौन से होते हैं, जिनको ऊष्म कहते हैं और संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो संघर्षी में श, स और हा होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें कितने हो गए? 4। इसमें आपके आ गए 4 वर्ण। अगर आपसे पूछता है कि संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप कितना बताएंगे? 4। ध्यान रखिएगा 4। देखिए जो क ख ग ज फ होते हैं, अरबी वाला जो हमने बताया था, ये वाला क ख ग ज और फ, इनके उच्चारण में भी संघर्ष होता है, इनको भी संघर्षी में रखा जाता है, लेकिन ये हिंदी वर्णमाला के नहीं है, इसलिए इनकी काउंटिंग इसमें नहीं होगी। बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको संघर्षी में रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 हो गए आपके। अब बात आई स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी ये भी कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि स्पर्श संघर्षी जो होता है च, छ, ज और झा, जो मैंने यहां छोड़ दिया था स्पर्शी में, और वही जो कहां पे आया? स्पर्श संघर्षी बनकर च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी के रूप में आपके सामने आया। तो इसको भी याद रखिएगा कि ये क्या है? स्पर्श संघर्षी है। अब देखिए
मैं इन सभी पांचों वर्गों के जो पांचवा वर्ण है, ये अंतिम वाला, इनको छोड़ते हुए आ रहा हूं। इनको हमको रखना है नासिक में पंचमाक्षर। हमने बताया था पंचमाक्षर क्या होते हैं। पंचम अक्षर जो सभी वर्गों का अंतिम या पांचवा अक्षर होगा उसी को हम कहते हैं पंचमाक्षर। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 5। और कौन कौन से होंगे? न, ञ, ड़, न, म। ठीक है दोस्तों, न, ञ, ड़, न और म। इनकी संख्या कितनी हो गई? 5। ठीक है, अब हम चलते हैं संघर्षहीन की तरफ। संघर्षहीन को ही अर्धस्वर कहा जाता है और ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, बीएड की एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अर्धस्वर या संघर्षहीन जिनके उच्चारण में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है, स्वर की तरह उच्चारण हो जाता है, वो कौन कौन से हैं? या और वा। इन्हीं को अर्धस्वर भी कहा जाता है और संघर्षहीन भी कहा जाता है। जब भी परीक्षा में पूछा जाए आप इसका उत्तर बिल्कुल सही लगाएंगे। अगला है प्रकंपित, इसी को कहते हैं लुंठित। क्या कहते हैं? लुंठित। अब लुंठित का मतलब क्या होता है? लोटना। प्रकंपित का मतलब क्या होता है? वहां पर कंपन होना। तो जब आप इसमें आता है र, जब आप र का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा ऊपर जाकर रगड़ते हुए लोटती है। र है कि नहीं? वहां पर कंपन हो रहा है कि र, जिह्वा में कंपन होता है, इसीलिए इसको प्रकंपित कहा जाता है। जिह्वा लुंठन करती है, मतलब लोटते हुए थोड़ी सी ऐसा महसूस होता है, लोट रही है, इसीलिए इसको लुंठित भी कहा जाता है। रा लुंठित होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा चुका है। अब बात आती है पार्श्विक की। पार्श्विक की बात आती है, हमने बताया था अभी पार्श्विक के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप यहां पर चर्चा कर रहे हैं पार्श्विक। पार्श्व का मतलब होता है बगल में, सामने। ठीक है दोस्तों, इसका उच्चारण इसमें आता है ला। इसका उच्चारण करने में जो प्राणवायु है वो जिह्वा के बगल से सामने की ओर जाती है। जिह्वा ऊपर गई और हवा बगल से सामने की ओर निकली। ल, ल, देखिए ल, ल बगल से निकल रही है कि नहीं? महसूस करिए, ल, ल, ल निकली ना। इसीलिए इसको कहा जाता है पार्श्विक, क्योंकि हवा बगल से सामने की ओर निकलती है, जिह्वा के दोनों तरफ से। ल ऐसा महसूस होगा आपको, करके देखिए ल। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ला को पार्श्विक कहा जाता है और रा को लुंठित कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप हमेशा याद रखेंगे। अब बात आती है ताड़न जात की। ताड़न जात जो है, जो न रहता है, ये जो हमने बताया, न नहीं सॉरी, ड़ा और ढा, ये दोनों जो होते हैं ताड़न जात होते हैं। इस बिंदु को ताड़न जात बिंदु भी कहा जाता है, जो हम उस दिन बता रहे थे, नीचे जो तल बिंदु में लगाए गए थे, उत्क्षिप्त बिंदु जिनको कह रहे थे, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब इनका आप उच्चारण करेंगे तो ये जैसे बाहर की तरफ फेंके जाते हैं। ढ़ा, 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 जिह्वा ऊपर जाकर बाहर की तरफ तुरंत आती है तेजी से। ढ़ा, ढ़ा, मतलब जिह्वा ऐसा लगता है कि फेंक दी गई बाहर की तरफ। और हमने कहा था क्षिप्त का मतलब होता है फेंकना, उत्क्षिप्त मतलब बाहर की ओर फेंकना, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? उत्क्षिप्त। कौन सा नाम दिया गया? उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है दोस्त। और देखिए द्विगुण क्यों कहा जाता है? ये दोहरी प्रवृत्ति रखते हैं, दोहरा गुण रखते हैं। अगर इनको हटा दिया जाए तो ये हो जाएंगे डा और ढा, और अगर इनको लगा दिया जाए तो ड़ा और ढा हो जाएंगे, इसीलिए इनको द्विगुण कहा जाता है। इनके दो गुण होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, इतनी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। आज कितना प्रश्न आपको मिल गया है। स्पर्शी कितने होते हैं? 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 होते हैं। संघर्षी कौन कौन से होते हैं? ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, 4। स्पर्श संघर्षी, देखिए दोस्तों, स्पर्श संघर्षी 4 होते हैं, चा, छ, जा, झा। आपको बार बार चा, छ, जा, झा पूरा मिल जाता है, लेकिन केवल अगर संघर्ष स्पर्शी पूछा जाए तो चा, छ, झा होंगे। इनकी संख्या केवल और केवल 4 होगी। ठीक है दोस्तों, नासिक की बात करें, नासिक के मतलब जो पंचमाक्षर होते हैं, ये नासिक के होते हैं। हाँ, इनके उच्चारण के बारे में आप समझ लीजिए, नासिक के जितने होते हैं उनका उच्चारण जब करेंगे तो नाक में झंझनाहट सी महसूस होगी, हवा नाक से जाएगी, जैसे न, न, देखिए नाक में कंपन हुआ, न, ञ, ण, न, म। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जो है इनको नासिक कहा जाता है। और देखिए संघर्षहीन या और वा, इन्हीं को अर्धस्वर कहा जाता है। ये प्रश्न बहुतों बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो याद रखिएगा, प्रकंपित होता है लुंठित, लुंठित रा होता है, पार्श्विक ला होता है, और ताड़न जात उत्क्षिप्त या द्विगुण कौन से होते हैं? ड़ा और ढ़ा होते हैं। ये सारी चीजें आपके समझ में बहुत ही अच्छे से आ गई होंगी दोस्तों।
आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया। कल हम लोग उच्चारण स्थान पढ़ने वाले हैं। उच्चारण स्थान में आपको सारी चीजें जिनका इंतजार आप लोग कर रहे थे कि ये कब पढ़ाया जाएगा, तो ये चीजें कल पढ़ाई जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। नमस्कार, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।